यहाँ पर हम देखते हैं कूलिंग वाटर सिस्टम ऑफ WDM 3D लोको। कूलिंग वाटर सिस्टम किस तरीके से काम करेगा WDM 3D लोको में, वो हम देखते हैं। इसमें 4 सेक्शन हमारे बनेंगे। कौन कौन से हैं 4 सेक्शन? एक तो इंजन ब्लॉक को ठंडा करना, तो इंजन ब्लॉक, तो इंजन ब्लॉक को ठंडा करने के लिए कूलिंग वाटर सिस्टम लगाया जाता है। दूसरा है इनलेट एयर को ठंडा करने के लिए, जो इनलेट एयर है, इनलेट एयर, उस इनलेट एयर को ठंडा करने के लिए कूलिंग वाटर सिस्टम लगाया जाता है। एक है ल्यूब ऑयल, ल्यूब ऑयल को ठंडा करने के लिए भी कूलिंग वाटर सिस्टम लगाया जाता है। और एक है टर्बो सुपर चार्जर को ठंडा करने के लिए कूलिंग वाटर सिस्टम लगाया जाता है। तो इसकी जानकारी हम लें कि इंजन को ठंडा करने के लिए प्रेशराइज्ड कूलिंग वाटर सिस्टम की आवश्यकता है। अगर हमें इंजन को ठंडा करना है तो इंजन को ठंडा करने के लिए हमारे पास में प्रेशराइज्ड कूलिंग वाटर सिस्टम होना ज़रूरी है। कूलिंग वाटर सिस्टम, तो इस सिस्टम में केमिकल युक्त पानी भरा जाता है। जो कूलिंग वाटर सिस्टम होता है, प्रेशराइज्ड कूलिंग वाटर सिस्टम, इस सिस्टम में केमिकल वाला पानी होता है, यानी केमिकल युक्त पानी भरा होता है, और जिससे सिस्टम के पुर्जों में जंग पपड़ी जमा नहीं होती है। क्योंकि केमिकल युक्त पानी तो सिस्टम के जो पुर्जे हैं उनमें जंग नहीं लगती है और पपड़ी जमा नहीं होती है। पानी का लीकेज है वो भी हमारा आसानी से पता चल जाता है। अगर कोई लीकेज है तो पानी का लीकेज आराम से पता चल जाता है। सिस्टम में पानी की जो कुल क्षमता है, वो पानी की कुल क्षमता कितनी है? 1210 लीटर। इंजन में कुल पानी की क्षमता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? रेडिएटर रूम में ऊपर की ओर हम बात करें। रेडिएटर रूम में ऊपर की ओर 2 एक्सपेंशन टैंक लगाए गए हैं रेडिएटर रूम में। तो रेडिएटर रूम में बात करेंगे हम। रेडिएटर रूम में ऊपर की ओर 2 एक्सपेंशन टैंक लगाए गए हैं। प्रत्येक एक्सपेंशन टैंक की क्षमता 155 लीटर है। जो एक्सपेंशन टैंक लगाए गए हैं, एक्सपेंशन टैंक, तो एक्सपेंशन टैंक की जो प्रत्येक एक्सपेंशन टैंक है, 2 एक्सपेंशन टैंक लगाए गए हैं। रेडिएटर रूम के ऊपर की ओर 2 एक्सपेंशन टैंक लगाए गए हैं। प्रत्येक एक्सपेंशन टैंक की क्षमता 155 लीटर है। और एक्सपेंशन टैंक नंबर हमारा 1 है। एक्सपेंशन टैंक नंबर 1 का फिलिंग कैप लगाया हुआ है। जो एक्सपेंशन टैंक है उसका फिलिंग कैप है, ये एक्सपेंशन टैंक हम मान ले सकते 1, एक्सपेंशन नंबर 2। तो एक्सपेंशन टैंक नंबर 1 का फिलिंग कैप है, वो लगा हुआ है। पानी की सतह जांचने के लिए रेडिएटर रूम की ओर हेडलाइट के पास पानी की सतह जांचने के लिए हमने क्या किया है? पानी की सतह जांचने के लिए रेडिएटर रूम की ओर हेडलाइट के पास में वाटर लेवल गेज लगा हुआ है। तो हेडलाइट के पास में वाटर लेवल गेज लगा हुआ है। दोनों एक्सपेंशन टैंक को आपस में इक्वलाइजिंग पाइप द्वारा जोड़ना है। जो भी हमारे पास एक्सपेंशन पाइप हैं, उन एक्सपेंशन पाइप को हमें आपस में इक्वलाइजिंग पाइप के द्वारा, EQ या EPM हो सकते हैं, कि उन एक्सपेंशन जो पाइप है वो दोनों को हमें इक्वलाइजिंग पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस सिस्टम को एयर टाइट बनाने के लिए, ये जो सिस्टम है हमारा पूरा कूलिंग वाटर सिस्टम, इस सिस्टम को एयर टाइट बनाने के लिए एक टैंक पर प्रेशर वाल्व असेंबली लगी हुई है। तो यहाँ पर प्रेशर वाल्व असेंबली एक टैंक पर लगी हुई है। ताकि इस पूरे सिस्टम को एयर टाइट बनाना है तो एक टैंक पर तो प्रेशर वाल्व असेंबली लगी हुई है, जो एक्सपेंशन टैंक में निर्धारित मात्रा से अधिक प्रेशर या वैक्यूम बनने पर ऑपरेट होता है। और सिस्टम में पानी घुमाने के लिए इंजन लेफ्ट साइड फ्री एंड पर, इस इंजन में पानी घुमाने के लिए इंजन लेफ्ट साइड फ्री एंड पर वाटर पंप भी लगाया गया है। तो इंजन लेफ्ट साइड फ्री एंड पर वाटर पंप भी लगाया गया है, जो एक्सटेंशन शाफ्ट नंबर 1 से चलता है। तो ये हमारा क्या चलता है? एक्सटेंशन शाफ्ट नंबर 1 से चलता है। इंजन चालू होने पर वाटर पंप का भी कार्य करने लगता है। जैसे हम बात करें
कि इंजन चालू होने पर वाटर पंप भी हमारा जो लगा हुआ है वो भी काम करने लगता है। रेडिएटर रूम में दोनों तरफ रेडिएटर कोर लगे हुए हैं, ये राइट साइड लेफ्ट साइड कोरेडिएटर। तो रेडिएटर रूम में दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड और राइट साइड कोर क्या लगे, कोर भी लगी हुई है। लोको राइट साइड का राइट साइड रेडिएटर कोर पकड़ता है। तो लोको राइट साइड का राइट साइड का राइट साइड रेडिएटर कोर कहलाता है। अब हम बात करें कि इसमें हवा जो है, इसमें हवा पानी के संपर्क में आकर ठंडी होती है। अब जो कूलिंग वाटर सिस्टम है इसमें हवा किसकी तरफ ठंडी होती है, इसमें हवा पानी के संपर्क में आकर के ठंडी होती है। तो इसमें हवा पानी के संपर्क में आकर के ठंडी होती है। हवा का संपर्क रखने के लिए रेडिएटर फैन लगा हुआ है। अगर हमें हवा का संपर्क बनाए रखना है तो हम क्या करते हैं, हवा का संपर्क बनाए रखने के लिए रेडिएटर फैन लगा हुआ है। तो रेडिएटर फैन हम देख सकते हैं कि इसके कार्य करने पर रेडिएटर कोर से हवा का संपर्क अधिकाधिक बना रहता है। जैसे ही हमारा फैन काम करेगा रेडिएटर फैन, तो इसके कार्य करने पर रेडिएटर कोर में हवा का संपर्क लगातार बना रहेगा और पानी ठंडा होता है। कार्य प्रणाली की बात करें, इसकी कार्य प्रणाली वर्किंग किस तरीके से है। जैसे कार्य प्रणाली में आता है वाटर, यानी पानी जो है वो हवा के संपर्क में आकर ठंडा होते जाता। तो कार्य प्रणाली में आता है कि वाटर पंप संप साइड से पानी ले, तो वाटर जो पंप है ये वाटर पंप सेक्शन साइड से निम्न जगह से पानी लेता है। सेक्शन साइड से यहाँ पर लेते हैं, वाटर पंप पानी लेता है, सेक्शन पाइप से निम्न जगह से पानी लेता है। जैसे कि राइट साइड रेडिएटर कोर का पानी वाटर कूलर से होता है। राइट साइड रेडिएटर कोर तो राइट साइड रेडिएटर कोर का पानी है, राइट साइड रेडिएटर कोर का पानी आउटर कूलर से होता हुआ यहाँ पर वाटर पंप के सेक्शन साइड से पानी आता है। तो वाटर पंप में पानी कहाँ से आ रहा है, ये पहला हो गया हमारा राइट साइड के कोर का पानी आफ्टर कूलर से होता हुआ आता है। फिर लेफ्ट साइड रेडिएटर कोर, तो लेफ्ट साइड रेडिएटर कोर ल्यू वाल कूलर से होते हुए टर्बो सुपरचार्जर और एक्सप्रेशन टैंक नंबर 1। तो टर्बो सुपरचार्जर को भी हमें ये यहाँ से जाती है सप्लाई, वाटर पंप के एक्सटेंशन साइड से टर्बो सुपरचार्जर को जाती है और एक्सटेंशन टैंक नंबर 1 को भी जाती है। वाटर पंप के डिलीवरी साइड से निम्न जगह पानी आता है। अब वाटर पंप का जो डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी पाइप से हम देख सकते हैं नीचे की साइड पानी आ रहा है। जैसे टर्बो सुपरचार्जर को पानी आ सकता है डिलीवरी पाइप से, राइट साइड इंजन ब्लॉक में आ सकता है, राइट साइड इंजन ब्लॉक और लेफ्ट साइड इंजन ब्लॉक, यहाँ से भी वाटर पंप के डिलीवरी पाइप से निम्न जगह पानी आ सकता है। लेफ्ट साइड इंजन ब्लॉक में भी आ सकता है, राइट साइड इंजन ब्लॉक में आ सकता है। टर्बो सुपरचार्जर में हम बात करें TS की, टर्बो सुपरचार्जिंग में इंटरमीडिएट केसिंग और टरबाइन केसिंग को ठंडा करने के बाद पानी स्टीम ऑक्यूमुलेटर से होते हुआ पंप के सेक्शन साइड में चला जाता है। राइट साइड इंजन ब्लॉक और लेफ्ट साइड इंजन ब्लॉक में, जो हमारा राइट साइड इंजन ब्लॉक है और लेफ्ट साइड इंजन ब्लॉक है, तो राइट साइड इंजन ब्लॉक एवं लेफ्ट साइड इंजन ब्लॉक में सिलेंडर लाइनर के चारों तरफ वाटर पैकेट बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर राइट साइड इंजन ब्लॉक और लेफ्ट साइड इंजन ब्लॉक में सिलेंडर लाइनर के चारों तरफ वाटर जैकेट बने हुए हैं। ये वाटर जैकेट है यहाँ पर इंजन ब्लॉक में आने वाला पानी वाटर जैकेट में भर जाता है। तो जो भी इंजन ब्लॉक में आएगा, इंजन ब्लॉक में आने वाला पानी वाटर जैकेट में भर जाता है और इस पानी के संपर्क में आकर के सिलेंडर लाइनर का तापमान भी यहाँ पर कम हो जाता है। और दोनों तरफ के वाटर जैकेट्स में 8 यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, जंपर पाइप लगे हुए हैं। उनके द्वारा पानी सिलेंडर हेड के संपर्क में आता है। अब इनके द्वारा ही पानी है यहाँ पर ये सिलेंडर हेड में संपर्क में आ रहा है, तो इनके द्वारा
पानी है वो सिलेंडर हेड के संपर्क में आता है, जिससे सिलेंडर हेड का तापमान यहाँ पर कम हो जाता है। प्रत्येक सिलेंडर हेड के ऊपर वाटर राइजर पाइप लगा हुआ है। प्रत्येक सिलेंडर हेड के ऊपर यहाँ पर देखें वाटर राइजर क्या लगा हुआ है, वाटर राइजर पाइप लगा होता है। वाटर राइजर पाइप का संपर्क जो होता है, वाटर राइजर पाइप का संपर्क रिटर्न पाइप से होता है। ये हम देख सकते हैं, वाटर राइजर पाइप का संपर्क रिटर्न पाइप से होता है। प्रत्येक रिटर्न पाइप पर एक एक बॉल कलेक्टर होता है, ये प्रत्येक रिटर्न पाइप पर। और इस प्रकार लोको साइड इंजन ब्लॉक का पानी, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार लोको साइड इंजन ब्लॉक का पानी रिटर्न पाइप द्वारा राइट साइड रेडिएटर कोर में, तो राइट साइड रेडिएटर कोर, तो ये हो गया हमारा राइट साइड रेडिएटर कोर। तो हम कह सकते हैं कि वाइपर राइजर पाइप का संपर्क रिटर्न पाइप से होता है, तो प्रत्येक रिटर्न पाइप पे एक एक बाउल कलेक्टर लगा होता है। इस प्रकार लेफ्ट साइड इंजन ब्लॉक का पानी रिटर्न पाइप के द्वारा राइट साइड रेडिएटर रूम यानी रेडिएटर कोर में, और तथा राइट साइड इंजन ब्लॉक का पानी, राइट साइड जो इंजन ब्लॉक है, राइट साइड इंजन ब्लॉक का पानी वो रिटर्न पाइप के द्वारा राइट साइड इंजन ब्लॉक का पानी रिटर्न पाइप के द्वारा राइट साइड रेडिएटर कोर में तथा राइट साइड इंजन ब्लॉक का पानी लेफ्ट साइड रेडिएटर कोर में चला गया है। इसमें पानी हवा के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है। इससे क्या होगा, पानी हवा के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है और हवा का संपर्क बनाए रखने के लिए रेडिएटर फैन लगा है। इसके कार्य करने पर रेडिएटर कोर से हवा का संपर्क अधिकाधिक बना रहता है और परिणाम स्वरूप पानी ठंडा होता है। अब बात करें यहाँ पर रेडिएटर रूम की। रेडिएटर फैन रेडिएटर रूम में लगा हुआ है। जो हमारा रेडिएटर फैन है वो कहाँ पर लगा हुआ होगा, रेडिएटर रूम में लगा हुआ है। मेन क्रैंक शाफ्ट के एक्सटेंशन शाफ्ट नंबर 2 के अंत में मेन क्रैंक शाफ्ट होती है, उसके एक्सटेंशन शाफ्ट नंबर 2 एक्सटेंशन शाफ्ट नंबर 2 तो एक्सटेंशन शाफ्ट नंबर 2 के अंत में आउटर ड्रम लगा हुआ है। आउटर और इनर ड्रम में गैप होता है। हम बात करते हैं तो आउटर ड्रम होता है और इनर ड्रम होता है, उन दोनों के बीच में गैप होता है। और आउटर ड्रम मेन क्रैंक शाफ्ट के साथ लगातार घूमता रहता है। तो आउटर और इनर ड्रम में जो गैप होता है, आउटर ड्रम मेन क्रैंक शाफ्ट के साथ में जो हमारा आउटर ड्रम है, वो आउटर ड्रम क्या करता है, आउटर ड्रम हमारा इनर ड्रम में गैप होता है और आउटर ड्रम मेन क्रैंक शाफ्ट के साथ, आउटर ड्रम हमारा किसके साथ, मेन क्रैंक शाफ्ट है, मेन क्रैंक शाफ्ट। तो मेन क्रैंक शाफ्ट के साथ में ये घूमता है। और रेडिएटर फैन का शाफ्ट यूनिवर्सल कपलिंग के द्वारा राइट एंगल गियर बॉक्स में लगा हुआ है। रेडिएटर फैन का शाफ्ट यूनिवर्सल कपलिंग द्वारा राइट एंगल गियर बॉक्स में लगा हुआ है। और राइट एंगल गियर बॉक्स इनर ड्रम से जुड़ा हुआ है। हमारा राइट एंगल जो गियर बॉक्स है वो भी किससे जुड़ा होगा, इनर ड्रम से जुड़ा होगा, वो हमारी ECC कॉइल है। माइक्रो प्रोसेसर लोको में एक बार वाटर टेम्परेचर सेंसर, अगर माइक्रो प्रोसेसर लोको में EWT एक बार वाटर टेम्परेचर सेंसर लगा, जिसके द्वारा कूलिंग वाटर सिस्टम में पानी का तापमान का, वाटर टेम्परेचर सिस्टम में अगर पानी का तापमान 680, तो पानी का तापमान 680 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर के हम देखें माइक्रो प्रोसेसर में एक वाटर लेवल टेम्परेचर या वाटर टेम्परेचर सेंसर लगा है, जिसके द्वारा कूलिंग वाटर सिस्टम में पानी का तापमान 68 डिग्री सेल्सियस होने पर R1 कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है। और यहाँ पर हम देखें बैटरी और AG की सप्लाई है TCR रेजिस्टेंस से होती है। बैटरी और AG की सप्लाई है किससे होती है, बैटरी और AC की सप्लाई TCR रेजिस्टेंस होती है, होती हुई ECC में जाती है। बैटरी की सप्लाई TCR रेजिस्टेंस होती हुई ECC में जाती है। और जिसमें इनर ड्रम में चुंबकत्व पैदा होने के कारण आउटर ड्रम के साथ आउटर ड्रम के साथ साथ इनर ड्रम भी घूम रखता है। तो इनर ड्रम में क्या होता है, यहाँ पर चुंबकत्व पैदा होता है।
तो इनर ड्रम में चुंबकत्व पैदा होने की वजह से आउटर ड्रम के साथ साथ इनर ड्रम भी घूमने लगता है और राइट एंगल गियर बॉक्स के माध्यम से रेडिएटर फैन को गति मिलती है। तो राइट एंगल गियर बॉक्स के बाद साथ में यहाँ पर राइट एंगल गियर बॉक्स के माध्यम से रेडिएटर फैन को गति मिलती है। रेडिएटर फैन घूमने पर रेडिएटर रूम में निर्वात बनता है और जिसे तोड़ने के लिए वातावरण की हवा रेडिएटर कोर से यहाँ पर होती हुई रेडिएटर कोर से होकर के रेडिएटर रूम में प्रवेश करती है। हवा के संपर्क में आकर के पानी हमारा क्या हो जाता है, रेडिएटर रूम में जब प्रवेश करेगी तो हवा के संपर्क में आकर के पानी ठंडा हो जाता है। R1 पिकअप होने पर रेडिएटर फैन धीमी गति से चलता है और जैसे हमारा R1 पिकअप होगा तो R1 पिकअप होने पर रेडिएटर फैन धीमी गति से चलता है। अगर हमारे पानी का तापमान 74 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, पानी का तापमान 74 डिग्री सेल्सियस होने पर R2 कॉन्ट्रैक्टर पिकअप करता है तथा बैटरी और ऑक्सिलरी जनरेटर की सप्लाई बैटरी और ऑक्सिलरी जनरेटर की सप्लाई बिना TCR से हुए सीधे ECC में आती है। तो ये बिना TCR से हुए हमारी जो सप्लाई है वो ECC में आती है, जिससे इनर ड्रम में अधिक चुंबकत्व पैदा होकर के इनर ड्रम को गति बढ़ती है। फलस्वरूप रेडिएटर फैन की गति बढ़ती है। अधिक हवा पानी के संपर्क में आने से ये पानी जल्दी ही खराब होने लगता है। और हम बात करें तापमान 71 डिग्री सेल्सियस, 71 डिग्री सेल्सियस होने पर R2 ड्रॉप होता है, यानी R2 की जो सेटिंग है 74 से 72 है, 74 से 71, 74 पर ये पिकअप होता है और ये 71 पर ड्रॉप होता है, 71 डिग्री सेल्सियस पर ये ड्रॉप होता है। एवं तापमान 65 डिग्री सेल्सियस होने पर ये R1 है वो ड्रॉप होगा। तो R1 हमारा ड्रॉप कब होता है, R1 ड्रॉप होगा R1 हमारा ड्रॉप होगा तापमान 65 डिग्री सेल्सियस होने पर R1 ड्रॉप होता है। R1 ड्रॉप होने पर ECC की सप्लाई जो है ECC की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेडिएटर फैन को गति नहीं मिलती है। तो ECC को सप्लाई पूरी तरीके से नहीं मिलेगी तो रेडिएटर फैन को गति नहीं मिलेगी। तो लोको पायलट कैब की बात करें, लोको पायलट कैब में रेडिएटर कैब फैनल लोको पायलट कैब की बात करें तो लोको पायलट कैब में रेडिएटर फैन सर्किट ब्रेकर RFCB लगा है, RFCB। तो यहाँ पर RFCB लगा हुआ है, RFCB लगा हुआ है। और ऑन करने पर जैसे यहाँ पर लोको पायलट कैब में रेडिएटर फैन सर्किट ब्रेकर है, रेडिएटर फैन सर्किट ब्रेकर हो गया हमारा RFCB रेडिएटर फैन सर्किट ब्रेकर है। और इसे ऑन करने पर रेडिएटर फैन हमारा डायरेक्ट काम करने लगता है। अगर मान लेते हैं कि रेडिएटर फैन कार्य नहीं कर रहा है तो क्या क्या कारण हो सकता है, रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा है तो उसके यहाँ पर दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि R1 और R2 में खराबी है। अगर R1 R2 में खराबी है तो हम RFCB को ऑन करके हम इसका निवारण कर सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा है तो ECC वायर कनेक्शन ढीले हो सकते हैं या ECC के वायर कनेक्शन टूट गए हैं, तो उन्हें हम पुनः जोड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें पुनः जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब मान लीजिए हमारा हॉट इंजन इंडिकेशन के साथ इंजन बंद हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हॉट इंजन इंडिकेशन के साथ में हमारा इंजन बंद हो रहा है तो हॉट इंजन कब हो सकता है, जब पानी की सतह कम होगी, पानी की मात्रा कम है। कूलिंग वाटर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखें तो पानी की सतह कम है, यानी कि पानी कम होगा तो हॉट इंजन इंडिकेशन के साथ में इंजन बंद हो सकता है। तो इसका निवारण कैसे करना है, हमें पानी भरने की व्यवस्था करनी है। यदि पानी का कहीं लीकेज है तो उस लीकेज को हमें अटेंड करना है। या फिर हमारा LWS ऑपरेट हो जाता है तो LWS ऑपरेट होने की स्थिति में पानी के लेवल की जांच करने के बाद ही हमें ऑटो मैनुअल स्विच को मैनुअल पोजीशन में रखना है। सबसे पहले हम अगर LWS ऑपरेट हो जाता है तो LWS ऑपरेट होने के बाद में हमें पानी के लेवल की जांच करनी है। पानी के लेवल की जांच करने के बाद ही हमें
ऑटो मैनुअल स्विच को मैनुअल पोजीशन पर रख करके इंजन को क्रैंक करना है। पानी के लेवल को ध्यान में रखते हुए सेक्शन क्लियर करना है। पावर कंट्रोलर को हमें सूचित करना है। पावर कंट्रोलर, तो पावर कंट्रोलर को सूचित करना है। सेक्शन क्लियर करके लॉको को फेल कर सकते हैं हम। अब मान लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर में हॉट इंजन अलार्म है, तो हॉट इंजन अलार्म पर टिप्पणी पूछिए कि हॉट इंजन अलार्म क्या है माइक्रो प्रोसेसर में, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे माइक्रो प्रोसेसर लोको है, उसमें हॉट इंजन अलार्म आ गया है, तो माइक्रो प्रोसेसर लोको में जब पानी का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जब पानी का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो घंटी बजती है, डिस्प्ले स्क्रीन पर मैसेज आता है इंजन टेम्परेचर हाई, और इसके बाद में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर 20% पावर ऑटोमेटिक कम हो जाती है, अतः थ्रॉटल से नॉच कम करने की ज़रूरत नहीं है। पानी का तापमान बढ़कर के जब हो जाता है 95 डिग्री सेल्सियस, तो जब पानी का तापमान बढ़कर के 95 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो लोड मीटर हमारा कहाँ पर आ जाएगा, जो लोड मीटर है वो हमारा 0 पर आ जाएगा। तो लोड मीटर 0 पर आ जाता है। डिस्प्ले पर हॉट इंजन कैन नॉट पावर अप का मैसेज आएगा। अब यहाँ पर डिस्प्ले पर मैसेज क्या आएगा, हॉट इंजन कैन नॉट पावर अप, इसका मैसेज यहाँ पर आएगा। ऐसे समय लोको पायलट थ्रॉटल को आइडियल पर लाएगा। तो ऐसे समय लोको पायलट को क्या करना है, जो थ्रॉटल है उसको आइडियल पर लाना है। तो थ्रॉटल को आइडियल पर लाए, इंजन ऑटोमेटिक रेज होगा, और यदि आवश्यकता हो तो गाड़ी को खड़ा करना है, ब्रेक लगाना है। अगर पानी का तापमान हमारा 85 डिग्री सेल्सियस रहता है, पानी का तापमान 85 डिग्री सेल्सियस रह जाने पर हॉट इंजन का मैसेज समाप्त हो जाता है, इंजन हमारा आइडियल पर आ जाएगा, और आगे जो भी सामान्य तरीके से हम गाड़ी कार्य कर रहे थे वैसे ही गाड़ी कार्य करेंगे।